से लिया गया है, परंतु जैसा आपको पता है थ्योरिया शब्द यूनानी भाषा के थ्योरी शब्द से निर्मित है, जबकि प्रिंसिपल्स यहाँ लचीले स्वरूप में, मोरल स्वरूप में, लिबरल स्वरूप में, लेस साइंटिफिक स्वरूप में यूज किया जा रहा है। जब हम प्रिंसिपल्स की चर्चा करेंगे तो वह ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में होगा। यहाँ प्रिंसिपल्स स्थायी स्वरूप वाले हैं, उनमें आसानी से बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली फॉर्मल स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि थ्योरीज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों स्ट्रक्चर में होता है। थ्योरी मोर साइंटिफिक होता है, ये कम साइंटिफिक होते हैं। ये बेसिकली रूल्स की बात करते हैं, वहाँ थ्योरी और लगातार रिसर्च के परिणाम स्वरूप थ्योरीज में चेंज भी आ जाता है, परंतु यहाँ प्रिंसिपल्स में चेंज की बहुत कम संभावनाएं रहती हैं या नहीं के बराबर चेंज रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले हमने पहला सिद्धांत लिया है, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की के नाम से जाना जाता है। परंतु प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की पर चर्चा करने से पहले हमें 3 टर्म को समझना होगा। फर्स्ट टर्म इज दैट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज दैट मैनेजमेंट एंड थर्ड इज दैट ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है और संगठन क्या है। इस संदर्भ में लोक प्रशासन जैसा कि एक नवीन विकसित उपागम है, न्यू इमर्ज डिसिप्लिन है। यहाँ पर बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के द्वारा तीनों को एक दूसरे के इंटरचेंजेबल स्वरूप में यूज किया जा रहा है, परंतु वास्तव में यह आपको जानना होगा कि छोटी सी बात है परंतु इम्पोर्टेंट बात है, बहुत आसान है परंतु बहुत डेप्थ भी रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का शिथिल अर्थ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है, अथवा हम कह सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है, परंतु वास्तव में तीनों सिनोनिम्स या एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री होते हुए भी एक दूसरे से डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं। इस संदर्भ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 अप्रोच हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज मैनेजरल व्यूज, अकॉर्डिंग टू मैनेजरल व्यूज इन तीनों में क्या अंतर संबंध है। मैनेजरल व्यूज का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजरल एक्टिविटी होती है, इसलिए तीनों एक ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 सर्कल डायग्राम बनाए गए हैं। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एम रिप्रेजेंट मैनेजमेंट एंड ओ रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन तीनों वर्ड रेड कलर में यहाँ पर लिखे गए हैं और तीनों को रिप्रेजेंट, कॉमन रिप्रेजेंट है, सब समानता, इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ मैनेजर व्यू का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टेक्निक है, मैनेजमेंट भी एक टेक्निक है, और ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करना भी एक टेक्निक है, या ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही अपने आप में एक आर्ट होती है, कला होती है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों को सामूहिक स्वरूप में स्थापित करना पड़ता है। इस संदर्भ में सेकंड अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच या अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज मैनेजमेंट एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, एम फॉर मैनेजमेंट एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सर जो डायग्राम है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैनेजमेंट जो है अलग डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेटेड व्यूज के अनुसार दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वे तीनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इक्वल नहीं होते हैं। विलियम शुद्ज का यहाँ कहना है एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर होता है, बेटर देन होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, तो हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होता है, व्यापक स्वरूप वाला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी डिजाइनिंग और पॉलिसी क्रिएशन, फॉर्मेशन, अप्लाई का कार्य करता है। जिन पॉलिसीज़ को जिन टेक्निक्स के माध्यम से अप्लाई करता है उनको मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ या मैनेजल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। वो उनका क्रियाओं का अपने आप में संचालन करना ही, या एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन करना ही मैनेजमेंट है। और तीसरा फॉर्म है या ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से लोगों का यहाँ संगठन में संचालन करना पड़ता है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है जैसा आपको पता है, इसलिए यहाँ संगठन, उसके बाद मैनेजमेंट और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों को अलग अलग स्वरूप में माना गया। दूसरा यहाँ हम लूथर उर्विक का कोटेशन भी या आइडिया भी यहाँ बता सकते हैं कि उर्विक का यहाँ पर कहना है कि ये तीनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न इस स्वरूप में हैं, जिसको हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि
चेयर जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि डिजाइनिंग ऑफ चेयर एक डिफरेंट टर्म होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेयर एक डिफरेंट टर्म होता है, और प्रिपेयर्ड जो चेयर होती है वो एक डिफरेंट टर्म होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चेयर को डिज़ाइन करना ये एडमिनिस्ट्रेशन को काम है, चेयर को मैन्युफैक्चर करना ये टेक मैनेजमेंट का काम है, और इस चेयर को प्रिपेयर्ड कर देना या चेयर का कुर्सी का निर्माण कर देना ये संगठन का काम है। कुर्सी की संरचना को तैयार करना, कुर्सी के प्रारूप को बनाना, कुर्सी के लिए कच्चे माल को खरीदना और उस कच्चे माल का यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करना, विनिर्माण का कार्य करना और उसके पश्चात कुर्सी का निर्माण कर देना, ये 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए इंटीग्रेटेड व्यूज के अनुसार ये मानना है कि तीनों अलग अलग हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरारकी, पद सोपान। हेरारकी पदों की एक सोपानी ढांचा होता है। इसका मतलब है कि पदों को सीढ़ी नुमा क्रम में स्थापित किया जाए, पदों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्थापित किया जाए। इट मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज हेरारकी? हेरारकी को समझने के लिए हमें इसके पृष्ठभूमि को समझना होगा, इट्स बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, या पद सोपान शब्द है उसका इमर्ज कैसे हुआ। तो यहाँ द रूलिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि धार्मिक संगठन जो हैं उन धार्मिक संगठनों की संरचना से, उन धार्मिक संगठनों की संरचनाओं की शासन प्रणाली से इस हेरारकी शब्द का इमर्जेंस हुआ है, जहाँ पौराणिक स्वरूप में जो धार्मिक नेता होता है उसके आदेश को फॉलो किया जाता है, इसलिए ये धार्मिक संरचनाओं से लोक प्रशासन में आया है। दूसरा है इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को समझना है। बेसिकली द वर्ड हेरारकी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, नंबर 1 इज हीरोज एंड नंबर 2 इज आर्कियन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 यूनानी भाषा के 2 शब्दों का स्वरूप है। हेरारकी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है जो ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से बना है, हीरोज एंड आर्कियन, जहाँ हीरोज स्केल्ड को प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्केल्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आर्कियन जो है रूल ऑफ ऑर्डर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे स्वर्ग के दूत, धार्मिक दूत जिसको आप कहते हो, मैसेंजर ऑफ रिलीजन आप जिसको कहते हो, परंतु ये सेकुलर की अपेक्षा रिलीजियस अधिक है। यहाँ पर सेकुलर होना अलग बात होता है और रिलीजियस होना अलग बात होता है, इसलिए यहाँ रिलीजियस कहा गया है। ऐसे धार्मिक दूतों का या स्वर्ग के दूतों का जो आदेश होता है, उस आदेश से पद सोपान का के अर्थ को समझा जा सकता है कि आदेश एक पवित्र स्वरूप में होता है और वह जिसमें आप बिलीव करते हो, फैथ करते हो, उसके द्वारा दिया गया, इसलिए उसके आदेश की आप अवहेलना नहीं करते, उसके आदेश को फॉलो किया जाता है। देन इट्स डेफिनेशंस, जे डी मूने एंड रेले, एल डी वाइट, मैक्स वेबर, लूथर ओरविक, पॉल एच एप्पलबी, बहुत से विचारकों ने थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ हेरारकी का समर्थन किया है और उसको डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू जी डी मूने, अथवा हम कह सकते हैं जे डी मूने स्टेट्स दैट हेरारकी इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन, पद सोपान एक वैश्विक परिदृश्य है। अकॉर्डिंग टू मूने एंड रेले, हेरारकी इज ए स्केलर चेन, पद सोपान एक श्रृंखला है। अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट, हेरारकी अथवा प्रिंसिपल्स ऑफ हेरारकी क्रिएट्स पिरामिड स्ट्रक्चर। एल डी वाइट का कहना है कि पद सोपान ये सिद्धांत पिरामिड के ढांचे का निर्माण करता है। एंड मैक्स वेबर के अनुसार हेरारकी इज द की फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पद सोपान ब्यूरोक्रेसी का मूल तत्व होता है। जैसा मैक्स वेबर ने बताया, भी आपको पता होगा फीचर्स ऑफ मैक्स वेबर की, तो उसमें एक विशेषता भी थी, हेरारकी की बात कही गई है जहाँ पर पद सोपानी ढांचे की बात कही गई है। तो इस तरह से हेरारकी शब्द इमर्ज होकर बाहर आया है और पद सोपान जहाँ पदों को सोपानी क्रम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, द मेजर फीचर्स ऑफ हेरारकी, पद सोपान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, या जो पदों का ढांचा होता है, पदों की संरचना होती है, उस वो कौन सी विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 फर्स्ट फीचर इज दैट हेरारकी ऑफ पोस्ट, पद सोपानी सिद्धांत में पदों का या तो अवरोही क्रम होता है अथवा आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है।
पदों को एक श्रृंखला के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, और ये ऊपर जाकर इसकी संरचना कम होती है, नीचे इसकी संरचना बढ़ जाती है। नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट ज़्यादा होते हैं, नंबर्स ऑफ सुपीरियर्स कम होते हैं, इसलिए ऊपर ये ट्राइंगल के टॉप की तरह होता है और नीचे ट्राइंगल के बेस की तरह होता है। सेकंड फीचर्स, इसका मतलब यहाँ अधिकारों की बात नहीं, यहाँ सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि पदों को किस तरह से बांटा जाए। हालांकि इन पोस्टेज के साथ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच रहती है, अर्थात सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार ही पदों का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज दिस कंट्रोल ऑफ हायरार्की ओवर द लोअर। इसका मतलब है कि कंट्रोल ऑफ हायरार्की, जो ऊपर होता है उसके द्वारा अधीनस्थ पर नियंत्रण रखा जाता है। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एक ऊपर होगा, एक अधीनस्थ होगा, एक बॉस होगा, एक उसका सबऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब है कि यह उच्चस्थ व्यक्ति के द्वारा अधीनस्थ पर कंट्रोल की व्यवस्था है। जो भी अधीनस्थ होता है उस पर कंट्रोल की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पद सोपान कहा जाता है। थर्ड फीचर इज दैट थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। यह है थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि फंक्शन को स्पेशलाइज कर देना या स्पेशलाइजेशन कर देना। जो फंक्शन होते हैं, पावर्स होती है, अथॉरिटी होती है, उनका अलग अलग सेपरेशन कर देना। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो आपने पढ़ा होगा, पृथक्करण कर देना डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। विभागीकरण का सिद्धांत कहते हैं इसे। विभागीकरण का सिद्धांत का मतलब विभागों का बंटवारा करने से है, इसका मतलब सेक्शन का बंटवारा करने से है, इसका मतलब अनेक विभागों का सृजन करने से है। देन फोर्थ फीचर इज हायरार्की क्रिएट्स ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका मतलब हायरार्की एक पिरामिड की संरचना का निर्माण करता है। बेसिकली पिरामिड की संरचना का निर्माण करने का आधार ये होता है कि यहाँ टॉप पर, जिसको आप ट्राइंगल के रूप में सर्जन होता है, टॉप जो होता है वहाँ नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, कम होते हैं क्योंकि वो सुपीरियर होते हैं, और यहाँ आधार में नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये आधार जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टॉप पर जो होता है ऑफिसर्स कम होते हैं, नीचे सबऑर्डिनेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आधार बड़ा होता है जबकि टॉप छोटा होता है। इस तरह से वो पिरामिड, मिस्र के पिरामिड की तरह से उसका डिजाइन किया था। हालांकि ये पिरामिड को एग्जैक्ट सिंबल नहीं है, परंतु यहाँ केवल सांकेतिक रूप से आपको बताया जा रहा है कि पिरामिड संरचना का निर्माण करता है, इसलिए क्योंकि सुपीरियर कम होते हैं, कम नंबर्स में होते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट्स मेजर नंबर्स में होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है कमांड एंड इन्फॉर्मेशन। इस कमांड और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो कमांड है वो कमांड बेसिकली ऊपर से नीचे की ओर सर्जित होती है। इसका मतलब मान लीजिए ये लाइन है, रेखा है, और इस लाइन रेखा के अंतर्गत जो आदेश होगा वह ऊपर से नीचे की ओर संचारित होगा, टॉप टू बॉटम। एंड देन इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन दी बॉटम टू टॉप। सूचना हमेशा नीचे से ऊपर बढ़ती, नीचे से बढ़ती ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि कमांड क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है हायरार्की की यह भी विशेषता होती है कि इसमें कमांड हमेशा ऊपर से नीचे ही दिया, नीचे से ऊपर कमांड नहीं हो सकता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो शेयर होंगी, रिक्वेस्ट जो शेयर होगी, वो जो सूचनाएं संदर्भित प्रेषित की जाएंगी, उस सभी सूचनाओं का प्रेषण जो होगा क्रम वो तल से ऊपर की ओर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट फीचर्स इज दैट 3 बेसिक फीचर्स। इन विशेषताओं के अलावा 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1 थ्रो प्रॉपर चैनल, नंबर 2 इज यूनिटी ऑफ कमांड, और नंबर 3 इज थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या है 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं? थ्रो प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। उचित माध्यम का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की इस बात से जुड़ा हुआ है कि यहाँ थ्रो प्रॉपर चैनल का सबके द्वारा अनुपालन किया जाएगा, सब थ्रो प्रॉपर चैनल को फॉलो करेंगे, कोई भी चैनल का वोलेशन नहीं कर सकता है। यह पद सोपान सिद्धांत की बेसिक फीचर्स है, इसको हम यहाँ समझेंगे। थ्रो प्रॉपर चैनल का मतलब है कि यहाँ जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में ए टॉप पर है, एफ और के इसके 2 पोलर हैं, वहाँ पर के सबऑर्डिनेट है सबसे नीचे और एफ सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है ए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या संगठन का मुखिया होता है उसके अधीनस्थ है। ए सुपीरियर, बी ए का सबऑर्डिनेट है, बी सुपीरियर, सी बी का सबऑर्डिनेट है, सी सुपीरियर, डी सी का सबऑर्डिनेट है, डी सुपीरियर देन ई डी का सबऑर्डिनेट है, ई सुपीरियर देन एफ ई का सबऑर्डिनेट है।
F का सुपीरियर E है, E का बॉस D है, D का सुपीरियर C है, C का बॉस A है, B है और B का सुपीरियर A है। ठीक इसी तरह से A का अधीनस्थ G है, G का अधीनस्थ H है, H का अधीनस्थ I है, I का अधीनस्थ J है, J का अधीनस्थ K है, K का उच्चस्थ J है, J का उच्चस्थ I है, I का उच्चस्थ H है, H का उच्चस्थ G है और G का उच्चस्थ A है। इसका मतलब है कि यह सीढ़ियां बनी हुई हैं, K देन J देन I देन H देन G देन A, और ये सीढ़ी नुमा संरचना इसलिए कहा गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर की ओर ये क्रम बना हुआ है। अब थ्रो प्रोपर चैनल का मतलब है कि यदि कोई कमांड होगा तो कमांड A से B को पास जाएगा, B से C, C से D, D से E, E से F, इसी तरह से A से G, G से H, H से I, I से J, J से K तक जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन है वो K से J, J से I, I से H, H से G और A, इसी तरह से F से E, E से D, D से C, C से B, B से A। अब मान लीजिए कि दो सबऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 सबऑर्डिनेट है जो F से K तक, K, F और K दो सबऑर्डिनेट हैं। अगर F और K दो सबऑर्डिनेट हैं तो F से K के बीच में कोई अगर संवाद करना है तो किस तरह से संवाद होगा? F और K के बीच संवाद करने के लिए ये थ्रो प्रॉपर चैनल होगा। F से E, E से D, D से C, C से B, B से A, A से G, G से H, H से I, I से J और J से K। और K को वापस फाइल ऐप तक भेजनी है तो डायरेक्ट नहीं भेज रहा है, यहाँ पर K से J, J से I, I से H, H से G, G से A और A से B, B से C, C से D, D से E और E से F। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक लंबा चैनल होगा जिसके माध्यम से इन सूचनाओं को प्रेषित किया जा रहा है। इसको कहते हैं थ्रो प्रॉपर चैनल। जो माध्यम है उस चैनल से होकर ही आओगे आप, बिना चैनल के नहीं आ सकते। चैनल के बिना आप किसी कीमत पर नहीं आ सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण फीचर्स है या नियम है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब है कि आदेश देने वाला एक ही पर्सन आदेश दे सकता है, दूसरा पर्सन आदेश नहीं देगा। वन मैन एंड वन बॉस, वन सुपीरियर एंड वन सबऑर्डिनेट। यहाँ पर देखिए आप, F को केवल E आदेश दे सकता है, E कमांड बाय D, D कमांडेड बाय C, C कमांडेड बाय B, B कमांडेड बाय A। K को आदेश J देगा, J को आदेश I देगा, I को H देगा, H को G देगा और G को A देगा। A G को आदेश देगा, G H को देगा, H I को देगा, I J को देगा, J K को देगा। इसका मतलब इस तरह से आदेश की जो एकता है वो स्थापित की जा रही है। इस नियम में या प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की की आधारभूत दूसरी विशेषता है कि आदेश की एकता होनी चाहिए, अन्यथा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक को आदेश देंगे तो दोनों सबऑर्डिनेट किसका आदेश मानेंगे और किसका आदेश नहीं मानेंगे, ये डाउट क्रिएट हो जाएगा। थर्ड विशेषता है थ्योरी ऑफ कोरेस्पोंडेंस, तदनुरूपता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कोरेस्पोंडेंस का मतलब है कि इन पदों का जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन आखिर है कैसे? इस डिवीजन का मतलब है कि हर पोस्ट की जो लेयर होती है, जो स्तर होता है, वो एक डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सुपीरियर है, इसका मतलब ए के पास अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, दोनों बोथ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम ए से बी और सी की तरफ चलेंगे, बी और जी की तरफ, सी और एच की तरफ, डी और आई की तरफ, ई और जे की तरफ, एफ और के की तरफ, तो सबसे नीचे जब हम आ जाएंगे एफ और के पास अथॉरिटी सबसे कम होती है तो जिम्मेदारी भी सबसे कम रहती है। इसलिए पियोन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, पियोन की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन में पियोन पर कोई विशेष गाज नहीं गिरने वाली होती है। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि थ्योरी ऑफ कोरेस्पोंडेंस, पद उस व्यक्ति को अथॉरिटी के अनुसार ही दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगर आप उसको पोस्ट दे दोगे तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। बड़ा पद चाहिए तो बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है कि मुझे कोई मतलब नहीं संगठन में कुछ होता है, तो आपको सबसे नीचे की पोस्ट पर रहना होगा जहां आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पियोन की संगठन अपने
गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है, संगठन का नुकसान हो जाता है, संगठन तबाह हो जाता है, पियोन को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बेसिक फीचर्स हैं थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि मेरिट्स क्या हैं आखिर इस सिद्धांत के। मेरिट्स ऑफ हायरार्की, पद सोपान के गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं, एडवांटेज क्या है। नंबर 1 इज इंटीग्रेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की एक संगठन में इंटीग्रेशन बनाए रख सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूनिट का एक कोलिएशन होता है, ग्रुप होता है। इन डिफरेंट यूनिट्स को आप देख रहे हैं, जैसे 10 अंगुलियों का एक समूह है या 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों को मिलाने से इसका मुट्ठी का निर्माण होता है। तो वास्तव में जिसको मुट्ठी आप कह रहे हो, ये मुट्ठी कलेक्शन ऑफ 5 फिंगर्स है। यहाँ पर 5 अंगुलियों का समूह ऑर्गेनाइजेशन। इन 5 अंगुलियों में जो इंटीग्रेशन है कि एक समग्रता बनी रहनी चाहिए, किसके माध्यम से है, हायरार्की के माध्यम से। ये कह रहा है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हालांकि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है, परंतु इस स्ट्रक्चर आप देखोगे अंगूठे से लेकर फिंगर तक, टॉप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम दोनों ही तरफ आप देख रहे हो, तो ऊपर टॉप है और इधर भी नीचे की तरफ है, तो ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है दोनों तरफ से कि ऊपर, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन है। इनके मिलने से ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। अतः थ्योरी ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटीग्रेशन रखता है डिफरेंट पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन, ब्रांचेज, यूनिट, इनमें एकाग्रता बनाए रखता है, उनको एकीकृत स्वरूप में बनाए रखता है। देन इजी कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाता है। आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को इन्फॉर्म देनी है, मामला खत्म। अब ऐसे सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स, देन सुपीरियर इन्फॉर्मेशन अपने आप आगे चली जाती है। इसी तरह से कमांड जो होता है, सुपीरियर देन सबऑर्डिनेट, देन सबऑर्डिनेट, देन सबऑर्डिनेट और देन सबऑर्डिनेट नीचे की ओर चला जाता है। थर्ड मेरिट है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एट वेरियस लेवल। जैसे ट्राइंगल में आपने देखा होगा कि बहुत से लेवल होते हैं, वहाँ पर हायरार्की के माध्यम से अथॉरिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है। इसका मतलब टॉप जो होता है वहीं केवल नहीं बांटा गया, फिर तो नीचे की ओर भी इसका डिवीजन किया गया है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे के लेवल पर भी बांटा गया है। देन है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन मतलब है सभी लोगों को अलग अलग फंक्शन या सौंपे जाते हैं, ये इसका या थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है, उसके कारण ये लाभ मिलता है। देन क्लेरिफाई द पोजीशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पद और पद की जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पदों का जो बंटवारा है थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की में, वो बंटवारा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार होता है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार होता है, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार होता है। तो ये प्रत्येक स्तर पर हायरार्की ये तय करता है कि उसकी पद क्या होगा और पद की जिम्मेदारी क्या होगी। इट मीन्स अपर पोस्ट अपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोअर पोस्ट लोअर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन अगेन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सबको पता रहता है कि सबऑर्डिनेट को पता उसका सुपीरियर कौन है, उसको पता उसका सुपीरियर कौन है, उसको पता उसका सुपीरियर कौन है। इसीलिए सब में यूनिटी ऑफ कमांड के माध्यम से और थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से डिसिप्लिन बना रहता है। कोई भी जो चैनल होता है उसको जंप करने की कोशिश नहीं करता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की एक ऑर्गेनाइजेशन में फनल और फिल्टर का कार्य करता है। कीप आप जानते हो, कीप का जो आकार होता है उसके माध्यम से इस तरह से उसका आकार होता है। कीप होती है जो तेल भरने के विशेष रूप से काम आती है, छलनी जो छानने के काम आती है। इसका मतलब है कि जैसे चाय आप छानने का कार्य करते हैं तो उसमें चाय की जो पत्तियां होती हैं या अदरक वगैरह या तुलसी के पत्ते जो भी आपने डाला वो उसमें से रुक जाता है, नीचे चाय आ जाती है। इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की भी क्या करता है कि बड़े स्तर पर जो रूल्स और रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट्स, एक बड़ी प्रोसेस होती है, इसलिए चैनल अलग अलग चैनल होने से क्या होता है कि कीप के माध्यम से वो एक जगह से शुरू होते हैं, उस एक जगह आकर रुकते हैं और अलग अलग सबके पास चले जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, उनके सबका वो सीमित संख्या में हो जाते हैं, या बिना काम के जो नियम और कागज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है और लास्ट में ड्राफ्ट बना दिया जाता है। जैसे कि आप फ्रंट पेज होता है, वो फ्रंट पेज जो कंटेंट दिखाता है, पूरी बुक है, पूरी बुक एक तरह से फनल के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन उसको आप देखोगे फिल्टर के रूप में जो मैन पोस्ट है वो कंटेंट को डिजाइन कर रहा है, इस तरह से कंटेंट जो पूरी बुक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, जब मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे। यहाँ डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्की, पद सोपान के अवगुण क्या है। नंबर 1, रेड टैप एंड करप्शन। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में हमने चर्चा की, ग्रीन टैप बिजनेस ब्यूरोक्रेसी,
हरी नौकरशाही, तो हरी नौकरशाही का यहाँ उल्टा स्वरूप है रेड टेप, मतलब लाल नौकरशाही, लाल फीताशाही। जो बेसिकली वर्ड है वो इस संदर्भ से लिया गया कि जो क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी उसमें ऐसी फाइलिंग सिस्टम में जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक जगह क्लब्स करके लाल फीते से उनको बांध दिया जाता है, इसको लाल फीताशाही कहा जाता है। परंतु वास्तव में ये लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही का मतलब है ये केवल सिंबॉलिक है कि फाइलों को लाल फीते से, परंतु ये जरूरी नहीं है कि रेड टैप से उनको बांधा गया और ग्रीन टैप से भी बांधा जा सकता है। लेकिन ग्रीन टैप से बांधने का ये नहीं कि फाइल ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। यहाँ लाल फीताशाही का मतलब है कि कार्य में अनावश्यक देरी करना, काम होना चाहिए सुनिश्चित समयावधि में, परंतु उसको बिना वजह, बिना कारण से, अर्थात बिना किसी कारण से कार्य में देरी करना ही लाल फीताशाही है। फाइल को पड़े रहने दो, देख लेंगे, काम करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। करप्शन, इस फाइल बढ़ाने के लिए फिर करप्शन का आने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आपको फाइल जल्दी पास करवानी है, आगे बढ़ानी है, या नेक्स्ट सुपीरियर को आप भिजवाना चाहते हो तो आपको पैसा देना होगा। ये करप्शन को बढ़ावा देता है। वो फाइल को रोकना, कार्य बिना किसी वजह के रोकना और उसके बाद पैसे लेकर आगे बढ़ा देना, तो दोनों को बढ़ावा देता है प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। देन है क्रिएशन ऑफ यस मैन। यहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का संबंध होता है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का संबंध होने का मतलब है कि सबॉर्डिनेट कभी भी सुपीरियर के आदेश के लिए गर्दन नामे नहीं हिलाएगा। इसका मतलब उसको यस सर बेसिकली जो ऐसा पद सोपान है या हायरार्की दो तरह की होती है, एक वर्टिकल हायरार्की होती है और एक हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है। एकेडमिक्स में जो हायरार्की होती है वो हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इट इज़ हॉरिजॉन्टल हायरार्की, नॉट वर्टिकल हायरार्की। जैसे डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक ये वर्टिकल हायरार्की, डीजीपी से आदेश आएगा, आदेश चलता रहेगा और कांस्टेबल तक आएगा, ये आदेश की अनुपालना ही की जाएगी। ये रियलिटी में हायरार्की है, यही ब्यूरोक्रेसी है। परंतु एकेडमिक लाइन में सेल जरूर बने हुए हैं, पदों का डिवीजन किया गया है, परंतु ये यूनिटी ऑफ कमांड की स्थिति में नहीं है। ये हायरार्की इसको नहीं कहा जाएगा, बेसिकली हायरार्की है ही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है वास्तव में रियल हायरार्की नहीं है। रियल हायरार्की वही है जिसको मैक्स वेबर ने ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिज़ाइन किया, जिसको वर्टिकल हायरार्की कहा जाता है। एंड ऑफ टीम वर्क, इसका मतलब है कि सब लोग मिलकर काम करें, ऐसा नहीं है। आदमी अपना काम कर लेता है, अपने पद का काम कर लेता है, उसके बाद उसको उस फाइल से, वर्क से कोई मतलब नहीं। ये टीम के रूप में जुड़कर वो कार्य नहीं करती, ये भी अवगुण है इसका। रिजिड एंड स्टैटिक, आसानी से बदलते नहीं, रूढ़िवादी हैं, चला आ रहा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता हुआ आया है, हम नहीं करेंगे, जो भी आपको करना है। अनेक तरह की स्टैटिक स्थिरता होती है, इसमें बदलाव नहीं चाहते हैं। कि मान लीजिए मैनुअल सिस्टम है और ये कहा जाए कि विश्वविद्यालय में मैनुअल सिस्टम को बदलकर जो प्रशासनिक भवन है वहाँ पर आप ई ऑफिस बना दिया जाए, तो बहुत से नेता और जो कर्मचारी विरोध करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का आधार है कि जो है उसको चलता रहे। देन एंड ऑफ इनिशिएटिव्स, यहाँ पहल करने की या प्रोत्साहन की बात अंत कर दिया जाता है। इसका मतलब है सबॉर्डिनेट किसी भी कीमत पर सुपीरियर को अपना सुझाव नहीं देगा और उसके सुझाव को सीरियस नहीं लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पहल करने की या प्रोत्साहन करने की कोई संभावना नहीं। और जैसा मैक्स वेबर ने भी कहा है कि ना तो ऑफिस आपकी प्रशंसा कर सकता है और ना ही आप खुद अपनी प्रशंसा कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप प्रेज नहीं कर सकते हो, प्रशंसा नहीं कर सकते। देन डायरेक्टर डिक्टेटर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये नेतृत्व की निरंकुश शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ कमांड एक बिंदु से शुरू होता है और देन सब बिंदुओं पर चलता रहता है, नीचे की ओर चलता रहता है। ये तानाशाही की प्रवृत्ति है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर वन चैनल में चलती है, एक ही चैनल में ऊपर से नीचे की ओर चलती है, तो उसको डिक्टेटरशिप स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, डिक्टेटर स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। देन टू अवॉइड ह्यूमन रिलेशन, बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ जो हायरार्की है वो क्लासिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ मानव को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ रूल्स की बात कही गई है, रेगुलेशंस की बात कही गई है, यहाँ पर मशीन की बात कही गई है, टूल्स की बात कही गई है, चैनल्स की बात कही गई है, यूनिटी ऑफ कमांड की बात कही है, थ्रू प्रॉपर चैनल की बात कही गई है, कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कही गई है। इसलिए यहाँ ह्यूमन रिलेशंस को महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच था या मूवमेंट था उसका हिस्सा नहीं है, क्लासिकल का हिस्सा है। जैसा कहा भी गया है कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का की फीचर था पदों का अवरोही आरोही क्रम। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लान बाय फेयोल, जो पद सोपान के अवगुण हैं, उन अवगुणों को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए
हेनरी फ्यूल के द्वारा एक नई कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की गई है, उसका तोड़ उसने निकाला है। जो थ्रो प्रॉपर चैनल का एक बड़ी चैनल होता है कि लगभग एक फाइल को 20 चैनलों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि आप नीचे जैसा कि आप इस डायग्राम में एफ से लेकर के तक इसको जाने के लिए और के से वापस आने के लिए एफ से ई 1 2 3 बी 4 ए 5 जी 6 एच पर 7 आई पर 8 जे पर 9 के पर 10, पुनः के से जे पर 11 आई पर 12 एच पर 13 जी पर 14 ए पर 15 बी पर 16 सी पर 17 डी पर 18 ई पर 19 और ए पर 20 चैनल हैं एक फाइल को मूव करने के लिए वन टाइम, एक बार के लिए। इसलिए यहाँ पर गैंगप्लांग का कॉन्सेप्ट है। गैंगप्लांग बेसिकली जो वर्ड है गैंगप्लांग का मतलब होता है कि जैसे नदी से नाव में चढ़ने के लिए, नाव जमीनी क्षेत्र से नदी में नाव में बैठने के लिए, उतरने के लिए लकड़ी का जो एक फट्टा होता है, तख्त, इसका मतलब है कि एक जो वुड का फ्लेटर जो होता है, एक फ्लेट होता है, उसको तख्त कहा जाता है। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में उसको फंटे के रूप से भी जाना जाता है। अगर आपने केमल काट देखी हो, ऊँट गाड़ी देखी हो, तो उसके जो चारों तरफ स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से। इसका मतलब है कि एक वर्टिकल स्टाइल में उतरने चढ़ने का तरीका, या हम कह सकते हैं एरोप्लेन में उतरने के लिए, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ी नुमा जिसको ओपन कर दिया जाता है और बाद में प्लेन से वापस अटैच हो जाता है, ऐसा। इसका मतलब जोड़ने वाला एक योजक। जैसे आप कह रहे हो कि हमारे हिंदू रिलीजियस में कहा गया है कि भगवान श्री राम वानर सेना के माध्यम से वानर राज हनुमान के नेतृत्व में भारत से लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया। सेतु, ये बिल्डिंग ब्रिज की बात है कि कैसे इसको जोड़ा जाए, दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट हैं, उनको कैसे जोड़ दिया जाए। तो यहाँ गैंगप्लांग का यही मतलब है कि जो बड़ा चैनल है, जो चैनल एफ से लेकर के तक जाता है, उस चैनल को एफ से ई डी सी बी ए जी एच आई जे से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। एफ डायरेक्ट के से कम्युनिकेट कर सकता है, ई जे से कम्युनिकेट कर सकता है, डी आई से कम्युनिकेट। इसका मतलब है कि सेम लेवल के ऑफिसर्स उस सेक्शन में, उस यूनिट में, उस डिपार्टमेंट में, परंतु उनका लेवल सेम होना चाहिए। एक समस्तरीय कार्मिक आपस में एक दूसरे से फाइलों का लेन देन कर सकते हैं। तो जो चैनल होगा बड़ा चैनल, उसको अवॉइड किया जा सकता है। इसका मतलब ये चैनल को अवॉइड करने वाली बात है। हालांकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की का उल्लंघन है, परंतु यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की को चेंज करने का ही, चुनौती देने का आधार है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की के लिए कहा जा रहा है कि ये संगठन में समय का अपव्यय होता है, इसको बचाने के लिए, उत्पादकता को बचाने के लिए, संगठन को लिबरल बनाने के लिए इसका यूज किया जाना चाहिए। यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने दो तरह के ब्रिज की बात कही है कि इन ऑफिसर्स के बीच सेम लेवल के वी कैन एस्टैब्लिश टू टाइप ब्रिज बिटवीन दी ऑफिसर्स विच इज एट सेम लेवल। जो एक सम स्तर पर होते हैं, ऐसे दो ऑफिसरों के बीच हम दो तरह से ब्रिज का निर्माण कर सकते हैं। नंबर वन इज हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ट्रायंगल डायग्राम में, एफ और के बीच हो सकता है, ये ई और जे के बीच हो सकता है, डी और आई के बीच, सी और एच के बीच, और यहाँ ये लाइन बनी हुई नहीं है, फिर बी और जी के बीच ये हॉरिजेंटल लेवल पर ब्रिज का निर्माण हो सकता है। परंतु इस ब्रिज का निर्माण करने के लिए नीचे जो तीन कंडीशंस दी गई उनको ध्यान में रखना होगा। दूसरा है, दूसरे तरीके से वर्टिकल लाइन होती है, जो मैं आपको बता रहा था, वर्टिकल लाइन। इस तरह से यहाँ लेवल जंप किया जाता है। लेवल जंप करने का मतलब है कि यहाँ एफ डी से कम्युनिकेट कर सकता है, एफ और डी ब्रिज बना सकते हैं, देन डी और बी ब्रिज बना सकते हैं, देन सी और ई भी ब्रिज बना सकते हैं, देन जी और आई बना सकते हैं, और आई और के बीच ब्रिज बन सकता है। इसी तरह से जे और एच के बीच ब्रिज बन सकता है। इसका मतलब है इसी तरह से एच और ए के बीच और ए और सी के बीच भी ब्रिज, वर्टिकल ब्रिज, या एक लेवल को जंप कर दिया जाता है। इसमें जैसे एफ को के तक जाना है तो 1 2 और 3, इसी तरह 4 और 5। इसका मतलब है कि आधे जो लेवल होते हैं वो जंप कर दिए गए वर्टिकल लेवल में। दोनों ही तरह के ब्रिज बिल्डिंग करने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है, जो यह लिखा गया है। दे आर डिपेंड अपॉन 3 एलिमेंट्स सच एज बिलीव्स, लॉयल्टी एंड इंफॉर्मेशन। बिलीव्स, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे में निष्ठा होनी चाहिए, और पूरी जो भी लेन देन कम्युनिकेशन होता है उसकी फुल इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को देनी होती है। इसका मतलब है कि यदि एफ
ई का वोलेशन करता है, जंप करता है, तो ऐप को ई को विश्वास में लेना होगा, ई की प्रतिनिष्ठा बतानी होगी और ऐप को पूरी सूचना डी और ई को देनी ही होगी, तभी वो ऐसा कर सकता है। इसलिए बिलीव्स ऐप और के अगर आपस में हॉरिजॉन्टल ब्रिज बनाना चाहते हैं तो दोनों को ई और जे को विश्वास में लेना होगा। ई और जे हॉरिजॉन्टल ब्रिज बनाना चाहते हैं तो डी और आई, इसका मतलब सुपीरियर को विश्वास में लेना है। सूचनाएं सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों को देनी है। कमांड ऊपर से नीचे आता है, इसलिए आपको विश्वास, आप बिहाफ ऑफ ओवर सुपीरियर यू कैन मेक ए ब्रिज, आप अपने सर्वश्रेष्ठ के विश्वास के प्रति, विश्वास के आधार पर इस ब्रिज का निर्माण कर सकते हो। ये गैंग प्लान के द्वारा हेनरी फ्यूर ने इस अवधारणा के माध्यम से समझाया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिस ऑर्गेरिस। जिस तरह से गैंग प्लान, हेनरी फ्यूर ने गैंग प्लान थ्योरी दी, ठीक उसी तरह से यहाँ क्रिस ऑर्गेरिस के द्वारा भी एक फ्लिटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है। क्रिस ऑर्गेरिस ये कह रहा है, it is matrix organization which belong to autonomy and authority rather than flatter organization। बेसिकली क्रिस ऑर्गेरिस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य कर रहे हैं। क्रिस ऑर्गेरिस का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करना पड़ेगा। हमें एक, क्योंकि बिकॉज एक ग्रुप होता है और समूह होता है, जैसे मैंने तो फाइव जो फिंगर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी, तो आपको पांचों अंगुलियों से आपस में वार्तालाप, पांचों फिंगर्स को आपस में वार्तालाप करिए। नहीं होगा कि आदेश दिया जाएगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ सबको अपनी अपनी ऑटोनोमी होगी, स्वायत्ता भी होगी और सबके पास अथॉरिटी भी होगी। यहाँ डायग्राम में आपको बताया गया कि पंखा, आप ये नहीं देख सोचना है कि पंखा तो नहीं है, पंखे नुमा संरचना की सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में कहा गया पंखा नुमा संरचना है। और पंखे में यहाँ सेंटर पर आपका सुपीरियर होता है और दो एरो हैं डबल टाइप में, दोनों तरफ आप देख रहे हो एरो के दोनों तरफ साइन है। तो आदेश जो है इस तरफ भी जाएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, आदेश जाएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, आदेश जाएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, आदेश जाएगा, इन्फॉर्मेशन, आदेश। इसका मतलब यहाँ आपको देखो हायरार्की नहीं दिखाई दे रही कहीं भी, ये एक लेवल पर है। और ये एरो आपस में, ये भी जो दूसरा आपको रेड टाइप का जो सर्किल दिखाई दे रहा है, वो रेड टाइप का सर्किल इस बात का रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरो के जो हेड हैं ये अलग अलग कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं जो आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब है ये बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप का रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ क्रिस ऑर्गेरिस का कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन या मैक्स वेबर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ चापलूस लोग, जिसको सामान्य भाषा में हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, चमचे कहा जाता है, झूठे प्रशंसक कहा जाता है, जो काम नहीं करते परंतु प्रशंसा करते रहते हैं। जैसे कहा जाए मियाँ जी को सलाम के थोड़े नाराज क्यों, अगर आप प्रशंसा करते रहो, उसको राजी करते रहो, दिन भर झूठी बातें इधर उधर करते रहो, तो आपका सुपीरियर हमेशा आपके ऊपर विश्वास करेगा। इसलिए वहाँ काम की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ प्रशंसा की आवश्यकता होती है, नमस्कार करने की आवश्यकता होती है। परंतु इस ऑर्गेनाइजेशन में नमस्कार और काम से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना होगा, आपको क्रिएटिव आइडिया देने होंगे, आपको ऑटोनॉमी दी जाती है, आपके पास अथॉरिटी होती है। इसलिए क्रिस ऑर्गेरिस ने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है कि फ्लिटर ऑर्गेनाइजेशन की जगह में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनाते हैं तो प्रिंसिपल्स हायरार्की को और अच्छी तरीके से लागू किया जा सकता है और उसके जो अवगुण हैं उन डीमेरिट्स को भी दूर किया जा सकता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और आप सबको ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।